उस गांव की सड़कें बासी धूप सी सूखी थी और हवा में दाना दाना रोजमर्रा की चाल चलता था। कोई खेत की ओर जा रहा था, कोई पानी भरने, किसी की गाय कहीं भटक रही थी। बाबूखेड़ा लखनऊ के पीजीआई थाना क्षेत्र के पास बसा एक ऐसा गांव जहां लोग एक दूसरे के दरवाजे पर अक्सर हाथ देकर टहलते थे। लोग कहते थे कि छोटे छोटे गांवों में खुशियां भी छोटी छोटी होती है और दुख उसी तरह गहरे चुप रहते हैं। पर कभी कभी यही शांति इतनी तेजी से टूटती है कि छिलके की तरह सब कुछ फट जाता है। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक आम सी शाम ने, एक आम सी झड़प ने पूरे गांव की रूह हिला दी। रेणु यादव, उम्र लगभग 45 साल, एक सामान्य सी गृहिणी और रमेश यादव की पत्नी, अपने बेटे निखिल के साथ घर लौटी थी। रमेश गांव से बाहर था, दुधारू पशुओं के काम में व्यस्त। घर में दूसरे बेटे नितिन की मौजूदगी और थोड़ी बहुत घरेलू हल्ला गुल्ला, सब कुछ सामान्य दिख रहा था। लेकिन शाम ढलते ढलते वही घर, वही आंगन धड़कन सी चुप्पी का गवाह बन गया। अगले ही शाम घर का माहौल यह बताने लगा कि कुछ गड़बड़ तो है। अलमारी खुली पड़ी थी, चीजें बिखरी हुई थी और रेणु यादव जमीन पर खून से लथपथ पड़ी थी। नितिन, जो उस समय घर आया, चीखने लगा, माँ माँ। और फिर एक ऐसी अफरा तफरी जो गांव की हवा में सन्नाटा भर दे। जेवर गायब थे, अलमारी टूटी हुई मिली। पहली नज़र में मामला लूट डकैती जैसा लगा, पर जब पुलिस ने सुराग जोड़ना शुरू किया तो तस्वीर बिल्कुल उल्टी दिखाई देने लग गई। पुलिस के पास जो पहली रिपोर्ट पहुंची वह भी उलझी हुई थी। निखिल, रेणु का बड़ा बेटा, उस दिन घर आया हुआ था और थोड़ी देर के बाद गायब भी हो गया। उसने फोन पर घबराहट में अपनी मौसी और एक दोस्त को बताया कि कोई उसे 26,000 रुपये के ऑनलाइन ऋण के चलते पीछा कर रहा है और उसे बचकर भागना पड़ रहा है। फिर उसका फ़ोन बंद हो गया, पर बाद में सीसीटीवी चेक करने पर जो मिला, उसने परिवार की बताई कहानी और उसके बताए हालातों में दरार डाल दी। फुटेज में निखिल साइकिल से शांत मन से बाइक पर सवार होकर किसी बैकपैक के साथ शहर की ओर निकलते देखा गया। गुस्से में या डर में भागता हुआ नहीं। और उसकी बाइक बाद में चारबाग के नज़दीक एक पार्किंग लॉट में मिली, जैसे कोई जानबूझकर उसे वहीं छोड़ गया हो। इन सब बातों ने पुलिस को निखिल की भूमिका पर शक करने के लिए मजबूर कर दिया और तब से पूछताछ की धड़कनें और तेज हो गई। फॉरेंसिक टीम ने मौके पर लाल निशान, अलमारी के अंदरूनी हिस्से और घर की चीज़ों के टूट फूट के पैटर्न को नोट किया। मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ अफसर भी घटनास्थल पर पहुंचे। गांव के लोगों के बयान, बगल के सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन ट्रैक्स और वे कॉल लॉग, इन सारे तारों को जोड़ने पर एक खास तस्वीर उभरने लगी। निखिल न सिर्फ गायब था, बल्कि घटनास्थल और उसके बाहर के रूट पर उसकी मौजूदगी के सबूत भी मिल रहे थे। और उसके द्वारा पहले बताई गई अपहरण की कहानी का क्रॉस चेक या कहानी साबित नहीं कर पा रहा था जो उसने बताया था। धीरे धीरे जांच का केंद्र बिंदु बदल गया। वह कोई बाहरी लुटेरा नहीं, बल्कि घर का ही एक सदस्य हो सकता है। पुलिस ने कहा कि शो नाटक और कहानी में मतभेद है, और जब डिजिटल डाटाएं अलग अलग बात कह रही हो तो वे बातें भारी पड़ने लगती है। अखबारों और चैनलों में एक दूसरी परत उभरी। निखिल पर ऑनलाइन गेमिंग और मोबाइल बैटिंग की लत थी। उसने एविएटर जैसे गेम्स पर पैसे लगाए थे और भारी नुकसान झेला था। नुकसान भरने के लिए उसने कई इंस्टेंट लोन ऐप से कर्ज भी लिए थे, कभी कभी छोटे तो कभी कभी बड़े। और ब्याज की रेस में फंसते फंसते वह गिर गया था। जब उसकी माँ ने जेवरों की चोरी पकड़ ली, यानी वह जेवर निकाल कर जमा कर रहा था, तो बीच का झगड़ा खूनी बन गया। पुलिस के अनुसार कहानी का वह हिस्सा जो अक्सर मीडिया के बड़े सुर्खियों में आता है, वह था कि निखिल ने बाद में घटना को लूट जैसे दिखाने की कोशिश की थी। पुलिस के मुताबिक उसने घर को उल्टा पुल्टा कर, अलमारी तोड़कर और कीमती सामान गायब कर या बनावटी सीन बनाया कि कोई बाहरी दखल हुआ था। पर फॉरेंसिक और सीसीटीवी के सबूतों ने उसमें छिपे निशानों को उजागर कर दिया। बाद में निखिल को फतेहपुर जिले से गिरफ्तार किया गया और पूछताछ शुरू हुई। गिरफ्तार करने की यह खबर जैसे ही बाहर आई
गांव में खामोशी और चर्चाएं दोनों फैल गए। पूछताछ में पुलिस को बताया गया कि निखिल की आदत खेल की नहीं रही, यह दिन रात के सर्फिंग, बेताबियों और पैसों की आने जाने की लत बन चुकी थी। उसने कई बार घर से पैसे छिपाकर निकाले और कुछ उन ऐप्स के जरिए फंस गए जिनकी शर्तें और छिपे फीस चार्ज बाद में भारी पड़े। कई समाचार रिपोर्टों ने यह भी कहा कि वो उन ऐप्स पर ऑन विन टाइप गेम खेलता था, जहां तेज दरार दाव और एक छोर जीत हार का चक्र इंसान को जल्दी ही आर्थिक रूप से नचा देता है। जब मां ने जेवरों का गायब होना पकड़ा तो आम सी बहस तेज हुई और उसी बहस के दौरान हाथापाई और फिर चोट पहुंचाना। कथित तौर पर स्क्रू ड्राइवर या किसी तेज औजार से हमला ने मामले को खूनी रूप दे दिया। इन हिंसक वार की वजह से रेणु की हालत बिगड़ गई। वह अस्पताल पहुंचाई गई, जहां उसकी मृत्यु हो गई। इस सम्मिश्र कहानी पर पुलिस वालों के बयानों और स्थानीय रिपोर्टों की मिलीजुली तस्वीर है। मामले की जांच करते हुए पुलिस ने डिजिटल दिशाओं पर भी ध्यान दिया। निखिल के फोन, उसके बैंक ऐप गतिविधियां और उस दिन के ट्रांजैक्शन। कई रिपोर्टों में यह कहा गया कि निखिल ने छोटे छोटे लोन लिए और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में कुछ असामान्य पैटर्न देखने को मिले। इन पैटर्नों ने पुलिस को यह बताने में मदद की कि यह एक रात्रिकालीन पिशाच की तरह फैला हुआ एडिक्शन मामला नहीं है, बल्कि लक्षित कर्ज दबाव का परिणाम भी हो सकता है। गांव के बुजुर्गों ने कहा, हमने देखा था कि लड़का मोबाइल पर बहुत समय बिताता है, पर हम समझ नहीं पाए कि उसे यह कहाँ ले जाएगा। कई समाजशास्त्रियों ने भी इस घटना को डिजिटल युग के अकेलेपन और झूठी तात्कालिक कमाई के फंदे से जोड़कर देखा। जब बाद की कानूनी कार्रवाई की तरफ देखा गया तो मामला सीधे सीधे हत्या के आरोप तक पहुंचा और साथ में झूठे सबूत प्रस्तुत कर पुलिस और पड़ोसियों को गुमराह करने जैसे आरोप भी लगे। निखिल की गिरफ्तारी के बाद प्रशासन ने मामले की संवेदनशील प्रकृति को देखते हुए परिवार समर्थन और सोशल काउंसलिंग की मांग भी उठाई। न केवल परिवार के सदस्यों के लिए, बल्कि उन युवाओं के लिए जो ऑनलाइन गेमिंग और शीघ्र ऋण जैसे जाल में फंस रहे हैं। मीडिया ने कई बार यह प्रश्न उठाया कि क्या सरकार स्तर पर ऐसे ऐप्स और गेम की निगरानी और उपभोक्ता रक्षा पर और सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। गांव में इस बात का असर गहरा रहा। रमेश यादव, जो अब एक टूटे पिता की तरह लगे, कहते पाए कि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा कि उनका अपना बेटा ऐसा कर सकता है। पड़ोसियों की दुविधा और परिवार की शोक कहानी ने समाज के भीतर एक लंबी चर्चा छेड़ दी। क्या हम अपने बच्चों की डिजिटल दुनिया में झांकते हैं? क्या पैसे और तुरंत लोन की संस्कृति ने पारिवारिक रिश्तों को कमजोर कर दिया है? क्या टेक कंपनियां और लोन ऐप्स युवा जनरेशन के भावनात्मक और आर्थिक स्वास्थ्य के प्रति जिम्मेदार होने चाहिए? इन सभी सवालों की गूंज गांव लक्ष्य से बाहर शहरों तक भी पहुंची। यह कहानी सिर्फ एक हत्या का केस नहीं है, यह चेतावनी भी है। एक ऐसी चेतावनी जो कहती है, जब लत, शर्म और कर्ज एक साथ बैठते हैं तो परिणाम बहुत ही खतरनाक निकलते हैं। निखिल के मामले ने कई परिवारों में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर दी। मोबाइल स्क्रीन के पीछे बैठे बच्चों पर नजर रखने की जरूरत बढ़ गई और माता पिता के भीतर यह समझ बनी कि केवल डांटना या नियम बताना ही पर्याप्त नहीं है। बच्चों से बात करना, समर्पित मदद और समय पर मानसिक स्वास्थ्य काउंसलिंग भी जरूरी है। पुलिस ने कहा कि उन्होंने सबूतों के आधार पर कार्रवाई की और मामले की पूरी पारदर्शिता से जांच चल रही है। अदालत में मुकदमा आगे बढ़ेगा और कानून अपना रास्ता निकालेगा। अंत में बाबूखेड़ा की वह शाम और रेणु की मौत गांव में एक लंबे समय तक याद रहने वाली चोट बनकर रह गई। निखिल के प्रति थोपे जाने वाले आरोप और उसके कथित पश्चाताप का फैसला कोर्ट पर निर्भर करेगा, पर समाज के स्तर पर सवाल उठते रहेंगे। क्या हम अपनी नई नई तकनीकों के साथ आने वाली खतरनाक आदतों को समय रहते पहचान पाएंगे? क्या एक माँ की जान लौट सकती है? शायद नहीं। पर हैरानी की बात तो यह है कि इस खौफनाक घटना ने कम से कम एक अच्छी सी बात तो सिखा दी। कई परिवारों ने अपने घरों में बैठकर अपनी बातों की सूची निकाल ली और अपने बच्चों से खुलकर बात करने का फैसला भी किया। अगर कोई इस कहानी से एक युवा भी बच जाए जो गेमिंग की दुनिया में फंस कर
कर्ज और शर्म के प्रभाव में बह रहा हो तो शायद रेणु के लिए कुछ नया जैसा महसूस होगा। इस केस से मिलने वाली सीखें: समय पर मदद मांगना, डिजिटल आदतों पर नज़र रखना और लोन ऐप्स की शर्तों को समझना, ये सभी छोटी छोटी बूंदें हैं जो भविष्य में ऐसे किसी हादसे को रोकने में मदद कर सकती है। दोस्तों, यह सच्ची घटना आप लोगों को कैसी लगी? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।